आबकारी घपले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा, मुल्क के सबसे बड़े बदनवान में दिल्ली के हैं वजीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया। आबकारी पॉलिसी को बताया पापकारी और विनाशकारी। पूछा, वापस क्यों ली आबकारी पॉलिसी। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी पर लगाया माफियाओं की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। कहा, नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है जगन मोहन रेड्डी हुकूमत। हिमाचल प्रदेश समेत कई रियासतों में बारिश का कहर जारी। महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों में हिमाचल में दरमियाने से भारी बारिश की पेशगोई की। उड़ीसा में मूसलाधार बारिश से दरियाए महानदी में तुगयानी। तकरीबन 70 मुसाफिरों को ले जा रही एक कश्ती पानी में बह गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए गंगा के पानी की सतह में इजाफा। जबकि जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से राजौरी जिले में दारहाली नदी में सैलाब जैसी सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन रूसी खादों और ज़री मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुँचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। खुराक के बहरान को टालने के लिए सबसे की ताउन की अपील। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी ने कहा है कि मुल्क के अवाम कह रहे हैं कि अगर कोई सबसे बड़ा बदउनवान है तो वो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी है। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की जनता कह रही है अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी है। बीजेपी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी पूरे मुल्क के साथ खड़ी हो गई। दवाई को यकीनी बनाया गया, अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर किया गया। पर केजरीवाल जी को उस वक्त दवाई, बेड और ऑक्सीजन निज़ाम पर तवज्जो देना था, लेकिन वो आबकारी पॉलिसी पर दस्तखत करने में मसरूफ़ थे। कोविड की दूसरी लहर आई, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता के साथ खड़ी हो गई। दवाई सुनिश्चित करी, अस्पताल में बेड हो, ऑक्सीजन मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कलम को, जिसको स्वास्थ्य, चिकित्सा, दवाई, बेड और ऑक्सीजन पर ध्यान देना था, अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कलम आबकारी नीति पे दस्तखत करने में लगी थी। मनीष सिसोदिया वो अकाउंटेंट बन के ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के खजाने में जनता के पैसे की कितनी लूट आएगी। दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर ने कहा है कि आज़ाद भारत में पहली मरतबा ये देखा गया है कि एक ही आदमी वज़ीर तालीम है और वही शराब के वज़ीर हैं। केजरीवाल हुकूमत की नई शराब पॉलिसी नहीं है, ये पापकारी पॉलिसी है, ये बदउनवानी की पॉलिसी है और ये जालिमाना पॉलिसी है। स्वतंत्र भारत में पहली बार ये देखा गया है कि वही शिक्षा मंत्री हैं और वही शराब मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री भी वही हैं, शराब मंत्री भी वही हैं। नई आबकारी नीति नहीं है, ये पापकारी नीति है, ये भ्रष्टाचारी नीति है, ये विनाशकारी नीति है, ये अत्याचारी नीति है, ये अनाचारी नीति है। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आबकारी नीति लाए हैं वो दिल्ली के लिए विनाशकारी नीति साबित हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट परवेश वर्मा ने दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया पर तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के कुंबे के साथ साज़बाज का इल्ज़ाम आयद किया है। परवेश वर्मा ने कहा है कि शराब माफियों के तार तेलंगाना से भी जुड़े हुए हैं। मेरा ये आरोप है, मनीष सिसोदिया ये बताएं कि क्या उन्होंने
जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोगों के साथ में मीटिंग करी या नहीं करी, उनके परिवार के लोगों के साथ में ओबराय होटल में आप मिले या नहीं मिले, इस बात का मनीष सिसोदिया जवाब दे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केजरीवाल हुकूमत के अहम मुआविन सत्येंद्र जैन जेल में हैं। वहीं मनीष सिसोदिया सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। खुद सिसोदिया ने एतराफ़ किया है कि शराब पॉलिसी में घपला हुआ है, लेकिन केजरीवाल हुकूमत इसका जवाब नहीं दे रही है। लोग उनसे जवाब मांगते हैं। केजरीवाल मॉडल पूरी तरह से फेल हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जी के बाएं हाथ वो जेल में है और दाहिना हाथ मनीष सिसोदिया जी सीबीआई की रेड के बाद शराब नीति को वापस लेते हैं। जनता, मीडिया और देश भ्रष्टाचार के आरोपी, शराब के भ्रष्टाचार के आरोपी मनीष सिसोदिया से बार बार जवाब मांगता है और किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी से जवाब मांगता है कि ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ, किन किन को पैसा गया, इसका जवाब देना ही पड़ेगा। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में युवा संघर्ष अवामी रैली में शामिल हुए। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ये माफियाओं को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। मुझे आज पूछते हैं कि आंध्र प्रदेश में सरकार किसकी है, कौन सरकार चलाता है? यहां शराब माफिया है, लिकर माफिया, रेत माफिया, सैंड माफिया, भू माफिया, लैंड माफिया, नशा माफिया, ड्रग माफिया, ये माफिया की सरकार है। इसको माफ नहीं करेंगे, इसको साफ करेंगे, साफ करेंगे, साफ ही करेंगे। और इससे कबल इनके विजयवाड़ा दौरा पहुंचने पर उनका पुरतकबाक इस्तकबाल किया गया। आंध्र प्रदेश के बीजेपी के रियासती सदर सोमू वीर राजू, बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी और रियासत के नायब इंचार्ज देवधर ने अनुराग सिंह ठाकुर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद मरकजी वजीर मोटरसाइकिल रैली में विजयवाड़ा शहर के लिए रवाना हुए। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने विजयवाड़ा के इंद्र की लादरी में श्री दुर्गा मल्लेश्वरी स्वामी वर्ला देवस्थानम के दर्शन किए। बाद में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में एक अच्छी सरकार की ज़रूरत है, जिसके लिए मां का आशीर्वाद ज़रूरी है। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। बीजेपी सदर ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके साथ साथ हिमाचल के वज़ीर आला जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए जेपी नड्डा ने यूनिवर्सिटी की नई इमारत के मॉडल की नकाब कुशाई की। जेपी नड्डा ने एक किताब का इजरा भी किया। इस दौरान एक डाक टिकट भी जारी किया गया। समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, आगे बढ़िए, बड़ा दिल रखिए, बड़ी सोच रखिए, बड़े दृष्टि से काम में जुटिए, सब लोगों को साथ लेकर के चलिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृतकाल के बारे में चर्चा की है। यहां बैठे सब लोगों में से ज्यादातर लोगों ने अमृतकाल का 2047 देखना है। वी हैव टू सी दैट। और अगर हमने देखना है तो विकसित हिमाचल देखना है, विकसित भारत देखना है और विकसित हिमाचल यूनिवर्सिटी देखनी है। ये हमको प्रण लेना है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल जाना है। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर है। आज उन्होंने सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली देवस्थानम में पूजा की। अमित शाह सिकंदराबाद में बीजेपी कारकुन एम सत्यनारायण के घर पहुंचे। अमित शाह तेलंगाना के नालगोंडा ज़िले के मनुगोडे इंतखाबी हल्के का दौरा करेंगे। शाह मनुगोडे में एक अवामी जलसे को भी खिताब करेंगे, जहां कांग्रेस के रुकन असम्बली के राज गोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। इससे पहले तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शनिचर को मनुगोडे में एक अवामी जलसे को खिताब किया था। और
और हिमाचल प्रदेश में शनिचर को शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने के 34 वाक़यात में 21 अफराद हलाक और 6 अफराद लापता हो गए हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों में हिमाचल प्रदेश में दरमियानी से तेज़ बारिश की पेशगोई की है। काबिल ज़िक्र है कि अगले 12 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं काबिल ज़िक्र है कि मंडी, कांगड़ा और चंबा में सबसे ज़्यादा मुतासिर अजला हैं। रियासत में राहत और बचाव के काम के लिए शनिचर को चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें पिछले 24 घंटे में हुए नुकसान का जायजा लिया गया। उड़ीसा गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही तेज़ बारिश के सबब सैलाब की जद में है। रियासत के कई अजला में लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। रियासत के कई हिस्सों में तेज़ बारिश के बाद नदियों में तुग़यानी है। महकमे मौसमियात ने माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया है। मुसलसल हो रही बारिश के सबब महानदी में सैलाब जैसी सूरत हाल हो गई है। इस दौरान तकरीबन 70 मुसाफिरों को ले जा रही एक कश्ती पानी में बह गई थी। मुसाफिरों को बचाने के लिए उड़ीसा फायर सर्विस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उत्तराखंड के पुरी गढ़वाल में शदीद बारिश के बाद एक रिजॉर्ट में फंसे अफराद के लिए SDRF के जरिए राहत व बचाव मुहिम चलाई गई। वहीं दूसरी जानिब शदीद बारिश की वजह से पानी में इजाफे के बाद SDRF की टीम ने पुरी गढ़वाल में एक रिजॉर्ट में फंसे एक कुंबे को भी बचा लिया है। और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश जारी है। पहाड़ी इलाकों समेत ऋषिकेश नगर और आसपास के इलाकों में जुमे की रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा और उसकी मुआविन नदियों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। गंगा नदी का पानी ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर वाक़े आरती के मकाम पर पहुंच गया है। यहां डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए इंतज़ामिया ने गंगा और उसकी मुआविन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को मुतनब्बे किया है कि इंतज़ामिया की जानिब से मकामी पुलिस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम और तहसील टीम को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह रिपोर्ट्स पर गहरी नज़र रखी जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस पहाड़ी इलाकों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से राजौरी ज़िले में दारहाली नदी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। और बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा जमुना नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं, जिससे गंगा जमुना के निचले इलाकों में रहने वालों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन हर साल रोबोकॉन का इनाकाद करती है। इस बार इसका अहतमाम नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल ने रोबोकॉन के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। रोबोकॉन इंजीनियरिंग के तलबा के लिए रोबोटिक्स की दुनिया में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का एक अच्छा मौका है। रोबोकॉन में एशिया भर से 13 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और इस मौके पर अपने खिताब में प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल ने कहा कि तलबा को शिकस्त व फतह पर नहीं बल्कि सीखने पर तवज्जो देनी चाहिए। Such competitions are opportunity. Young students, grab this opportunity. Perform your best. It is not whether you win or lose. What is important? You learn during the course. एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन के इफ्तिताही इजलास में वजारत इत्तलात व नशरियात के एडिशनल सेक्रेटरी नीरजा शेखर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स के दौर में ये नौजवानों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इस बार रोबोकॉन में बहुत सी टीमों ने हिस्सा लिया है जो इब्तिदा में बहुत कामयाब थीं। और आगे बढ़ते हैं नाजरीन बुलेटिन में। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन का IIT दिल्ली और प्रसार भारती के ताउन से दिल्ली में इनाकाद हो रहा है। IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने कहा कि ये नौजवानों के लिए इंतहाई अहम इनाकाद है।
और आइए अगली खबर पर नज़र डालते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में भारतीय पार्लिमानी पार्टी कनाडा के दौरे पर रवाना हो गई है। भारतीय पार्लिमानी पार्टी कनाडा में मुनक़िद होने वाली 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। कनाडा जाने वाली टीम में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट शामिल हैं। मुल्क की 23 मुक़न्नरा के सदूर भी इस जमात में शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पीकर ओम बिरला भी एक सेशन से खिताब करेंगे। ओम बिरला पार्लियामेंट पीपल थ्रू एक्सेसिबिलिटी इनोवेशन के मौजू पर खिताब करेंगे। ओम बिरला व दीगर ममालिक की पार्लियामेंट के स्पीकरों के साथ भी दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। ओम बिरला बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीय कम्युनिटी और भारतीय तलबा से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उनका ताजिरों और सनतकारों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। इस दौरे में OSD राजीव दत्ता भी स्पीकर ओम बिरला के साथ होंगे। खबर आसाम से है। आसाम पुलिस ने कल रात गोरलपारा में एक अलकायदा के भारतीय बर सग़ीर और अंसारुल्लाह बंगला टीम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर गोलपारा के SP VV राकेश रेड्डी ने कहा है कि दहशतगर्दों के घर की तलाशी से अलकायदा जिहादी अनासिर, पोस्टर्स और दीगर दस्तावेज़ात के साथ मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, शनाख्ती कार्ड और दीगर अशिया जब्त किए गए हैं। We have got an input last month, July 24th, when we arrested Abbas Ali, who is also has links with jihadi element. Based on that interrogation, and we have succeeded in getting catch of these 2 important players. They have direct connection with Barpeta and Morigaon modules of jihadi elements in Assam. And both of them, during investigation, we got to know that they have some literature which is related to jihadi material, and it is directly linked to Al-Qaeda material. So we have searched their houses. In Abdul Subhan house, we have found incriminating evidences in terms of posters, books, materials, and some of the secret phones which they used to communicate, and SIM cards also. और अब बात करते हैं मुल्क में कोविड टीकाकारी की तादाद में इजाफे को लेकर। मुसलसल इजाफा उसमें देखा जा रहा है। कोविड के वबा के ख़िलाफ़ सबसे मुअत्सिर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 209.67% वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,58,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई हैं। टीकाकारी मुहिम में मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक ये अहम ज़रिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल इसका जायज़ा और इसकी निगरानी की जा रही है। और आइए अब आपको कोरोना इन्फेक्शन के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार दिखाते हैं। वजारत सेहत और कुंबा बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 11,539 मामले दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,783 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। इलाज के बाद वो सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.59% पर पहुँच गई है। जबकि हफ्तावार अगर पॉजिटिविटी की शरह की बात करें तो फ़िलहाल 3.88% ये पॉजिटिविटी की शरह है। सेहतयाबी की शरह 98.59% है। वहीं पॉजिटिविटी की शरह 3.88% दर्ज की गई है। यौमिया पॉजिटिविटी की शरह की अगर बात की जाए तो वो 3.75% दर्ज की गई है। और आइए अब आलमी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। आलमी ख़बरों में यूनान ने हफ्ते के रोज़ यूरोपीय यूनियन के मालियाती निगरानी के 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं। यूरोपीय यूनियन के हुक्काम ने तस्दीक की है कि एथेंस ने अपने बेशतर वादों को पूरा किया है। यूनान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को पॉलिसी साजी में मज़ीद आज़ादी की इजाज़त मिल गई है। यूनान की मुआशी सूरत हाल और पॉलिसियों की 2018 से निगरानी की जा रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि 2010 और 2015 के दरमियान यूरोपीय यूनियन और IMF की फंडिंग से इस्लाहात को नाफिज किया जाए। निगरानी के फ्रेमवर्क का मकसद पायदार इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत करना है। ढांचाजाती इस्लाहात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात के तसलसल को यकीनी बनाना मुमकिन हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि रूसी खुराक और खादों की आलमी मंडियों तक रसाई में हायल तमाम रुकावटों को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि उनकी कोशिशों के लिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ काम जारी है। गुतेरेस ने कहा कि जिन ममालिक ने रूस पर पाबंदियां आयद की हैं उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि पाबंदियों का इतलाक़ खुराक और खाद पर नहीं होता।
पेरू की 2005 की नाकाम कौम परस्त बगावत के रहनुमा अंताउरू हमाला को जेल से रिहा कर दिया गया है। 59 साल अंताउरू हमाला साबिक सदर ओलांटा हिमाला के भाई हैं। अंताउरू हिमाला इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के ख्वाहिशमंद पसमानदा मकामी पेरू बाशिंदों के हामी रहे हैं। अपनी रिहाई के बाद हिमाला एक बार फिर एक बाअसर सियासी रहनुमा के तौर पर उभर सकते हैं। तुर्की में 2 मुख्तलिफ सड़क हादसात में 36 अफराद हलाक हो गए हैं। पहला हादसा गाजियान्टेप में पेश आया है, जहां एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 16 अफराद हलाक और 20 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। वहीं दूसरा हादसा मार्डिन के डायरेक्ट ज़िले में पेश आया है, जहां एक बेकाबू ट्रक ने हुजूम को रौंद दिया। इस हादसे में 20 अफराद हलाक और 29 ज़ख्मी हुए हैं। तुर्की की वज़ीर सेहत ने बताया है कि ज़ख्मियों में से 8 की हालत तशवीशनाक है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में चांदी का तमगा जीतने वाली भारतीय पहलवान अंशु मलिक की नज़रें अब अगले साल होने वाले एशियन गेम्स और फिर पेरिस ओलंपिक्स पर मरकूज़ हैं। अंशु कॉमनवेल्थ गेम्स में चोट की वजह से परेशान थी, लेकिन अब वो पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। हमारे नुमाइंदे गौरव कुमार ने अंशु से खुसूसी बातचीत की। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली अंशु मलिक अब अपने आगे के करियर को किस तरह से नई ऊंचाइयां देने के लिए तैयार हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं। अंशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। पहला सवाल, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2021 की थी उसमें आपने सिल्वर मेडल जीता था। अब आगे किस तरह से आप अपने करियर को देख रही हैं? जी देखिए, नेक्स्ट ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स हैं और मेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जिसमें ओलंपिक क्वालिफाई होगा और 2024 में ओलंपिक्स हैं। तो आगे का इसके बाद जो भी कोचेस प्रोग्राम बनाएंगे और उस पर काम करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। और इस बार की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको आप इंजरी इशू के चलते आप स्किप कर रही हैं, तो आपको लग रहा है कि इंजरी एक ऐसा इशू आपके लिए बनता जा रहा है जो कहीं ना कहीं एक तरह की रुकावट जो है वो आपके परफॉर्मेंस में भी ला रहा है? जी देखिए, इंजरीज़ हैं वो हर एथलीट को होती रहती हैं, ये एक हमारी गेम का पार्ट है। तो अभी जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो अगर मैं स्किप करती हूँ तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं रेडी हो जाऊँगी उस चीज़ के, क्योंकि इस चीज़ को मैं नेक्स्ट ईयर नहीं रख सकती कि हाँ मेरे को इंजरी थी इस वजह से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी 2-3 महीने हैं जिसमें मैं अपनी इंजरीज़ पे, अपने जो रिहैब पे काम कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्किप कर रही हूँ। आपने जैसे खुद बात की पिछले कॉम्पिटिशन्स की, तो अगर कॉमनवेल्थ गेम्स को उठा करके देखें तो जो फाइनल मैच था आपका नाइजीरिया की ओडुनायो के खिलाफ, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो डिफेंस है ओडुनायो का वो आप पे भारी पड़ा? जी देखिए, डिफेंस नहीं कहूँगी मैं। एक तो सीनियर एथलीट हैं और उनका 2016 रियो ओलंपिक्स में उनका मेडल है, लेकिन एक तरीके से अगर आप उनको देखोगे हमारी वेट कैटेगरी में 57 kg में, भले ही उनका टोक्यो में मेडल नहीं आया हो, लेकिन वो उस मेडल की दावेदार थी वहाँ पे। तो एक मैं अपने कारण बताऊंगी कि मेरे को इंजरी थी, उस वजह से मैं अपना जो अपर बॉडी वर्कआउट है वो इतना अच्छे से नहीं कर पाई, तो उस वजह से थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन आगे और कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ इस मैच में हुई हैं वो नेक्स्ट मैच में ना हो और रिजल्ट कुछ और हो। कोचेस को लेकर इस संबंध में आपसे बात हुई, किस तरह से अपने इन कमियों पर आपको पार पाना है? हाँ जी, हम रेगुलर कैंप में थे और कैंप में कोचेस ने बहुत हेल्प की है इस चीज़ में। उन्होंने मेरी इंजरी को लेके भी सपोर्ट किया है, थोड़ा सा उसको भी कैसे बचा के करना है मेरे को उसको, और उससे कैसे मेरे को मतलब सामने वाला क्या अटैक करेगा उस पर मेरे को क्या काम करना है, तो काफ़ी हेल्प हुई वहाँ पे। अच्छा अंशु, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल ली है, कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लिए हैं, तो आपको लगता है कि जब आप इस तरह के कॉम्पिटिशन जब खेल लेते हैं और ओलंपिक भी आपने खेला हुआ है, तो इन सब का जो एक मेडल आए या ना आए, लेकिन जो एक्सपीरियंस काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक किसी भी खिलाड़ी के लिए मायने रखता है? हाँ जी बिल्कुल। जब आप कोई भी बड़ा गेम खेल गया आफ्टर ओलंपिक्स ही आप देखोगे कि मेरे में ही काफ़ी बदलाव आ गए हैं उस चीज़ को लेकर। जो एक मेंटलिटी थी कि हाँ सीनियर प्लेयर्स है या हम गेम्स में जा रहे हैं या पता नहीं क्या होगा, तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। और आपको मतलब मेरी वेट कैटेगरी में जितनी भी एथलीट्स हैं, मेरी एक दो को ही छोड़ के बाकी सबके साथ मेरी बाउट हो चुकी हैं, और मेरे को पता है कि आज
मैं मेरी वेट कैटेगरी में कहाँ स्टैंड करती हूँ, और आगे मेरे को मतलब जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे को उन पे किस तरह का काम करना है। तो हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है डेफिनेटली, और आगे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अंशु, अब देश में खेलों को लेकर के जिस तरह का माहौल हुआ है, जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, हमने देखा है 2014 से जब से टॉप स्कीम आई, उसके बाद अब खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, लगातार खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस एक प्रयास को किस तरह से देखती हैं आप? जी डेफिनेटली ये मतलब पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। ये क्योंकि हम तो न्यू जनरेशन है, हम इतना नहीं बता सकते, लेकिन जो हमारे से पहले जो जनरेशन थी वो काफ़ी अच्छे से बता सकती है इस चीज़ के बारे में। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया है कि मतलब पहले इतना सपोर्ट नहीं करती थी आपको, सरकार हो चाहे मतलब कोई भी हो, वो इतना स्पोर्ट्स को इतना महत्व नहीं देते थे। मोदी जी ने हमें मतलब ना केवल जो मेडल जीत के आए हैं उनको, जो कॉमनवेल्थ लड़के भी आए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और अपने घर पे बुलाया और इतना मतलब मान सम्मान दिया। और मतलब पहले कोई नहीं करता था, कोई भी आप किसी भी अभी भी कोई नहीं करता। किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आप देखोगे तो कोई नहीं बुलाता है एथलीट्स को ऐसे अपने घर पे और इतना इनविटेशन दे के, और मतलब इतनी उससे बुलाते हैं। और अभी आप देखोगे कि साई में टॉप्स की स्कीम है, उसमें भी 2 कोर है, डेवलपमेंट है, जो कोर में है वो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं। आखिरी सवाल, पेरिस ओलंपिक को लेकर के क्या कुछ है दिमाग में? जी देखिए, टारगेट वही है, आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स और आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स अभी पेरिस ओलंपिक है, और डेफिनेटली देश के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे और मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपने उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अंशु मलिक, जो बहुत साफ तरीके से इस बात को सामने रख रही हैं कि उनकी जो तैयारी है वो ओलंपिक को लेकर के है, लेकिन उससे पहले एशियन गेम्स और अगले साल होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप पर भी उनकी नज़र है। इसके साथ ही साथ वो इस बात को भी मानती हैं कि हर खिलाड़ी के लिए अपने को अभ्यास से जोड़े रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरामैन वेंकटेश के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, निडानी गांव, जींद। तो नाज़रीन, देख रहे थे भारतीय खिलाड़ी अंशु मलिक के साथ डीडी न्यूज़ की खुसूसी बातचीत। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, तो इजाज़त दीजिए, आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।